हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आप देखने वाले हैं यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में लगा हुआ निबंध का नाम है दिल्ली दरबार दर्पण। इसे लिखा है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का एक निबंध और भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, इस निबंध को हमने पहले पढ़ लिया है। अब आज हम पढ़ेंगे दिल्ली दरबार दर्पण और इसमें मुख्य तथ्य और आए हुए व्यक्तियों के नाम एवं स्थान, ये सभी हम ध्यान देकर पढ़ते हुए चलेंगे, जिससे एग्जाम में जो भी प्रश्न इस निबंध से पूछा जाए उसे हम अच्छे से कर ले जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिल्ली दरबार दर्पण, लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। इस निबंध का स्टार्टिंग होता है, सब राजाओं की मुलाकातों का हाल अलग अलग लिखना आवश्यक नहीं है, क्योंकि सबके साथ वही मामूली बातें हुई। कहा जा रहा है कि सभी राजाओं की मुलाकातों का हाल अलग अलग लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि सबके साथ वही मामूली बातें हुई, किसी के साथ कुछ स्पेशल नहीं हुआ। सब बड़े बड़े शासनाधिकारी राजाओं को एक एक रेशमी झंडा और सोने का तगमा मिला। झंडे अत्यंत सुंदर थे। पीतल के चमकीले मोटे मोटे डंडों पर राजराजेश्वरी का एक एक मुकुट बना था और एक एक पटरी लगी थी। देखिए, अब आपको याद रखना है कि जो सब बड़े बड़े शासनाधिकारी थे उन्हें क्या क्या चीज़ें मिली हैं। तो एक एक रेशमी झंडा मिला है, सोने का तगमा मिला है और झंडे अत्यंत सुंदर थे। पीतल के चमकीले मोटे मोटे डंडों पर राजराजेश्वरी का एक एक मुकुट बना था और एक एक पटरी लगी थी, जिस पर झंडा पाने वाले राजा का नाम लिखा था और फरहरे पर जो डंडे से लटकता था, स्पष्ट रीति पर उनके शस्त्र आदि के चिन्ह बने हुए थे। झंडा और तगमा देने के समय श्रीयुत वायसराय ने हर एक राजा से ये वाक्य कहे। बहुत अच्छा है, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रख के पढ़ते हुए चलना है कि किसको इसमें क्या क्या वस्तुएं मिल रही हैं और श्रीयुत वायसराय जो हैं वो ये सब देते समय क्या शब्द कह रहे हैं राजा से। तो वो कहते हैं कि मैं श्रीमती महारानी की तरफ से यह झंडा खास आपके लिए देता हूँ, जो उनके हिंदुस्तान की राजराजेश्वरी की पदवी लेने का यादगार रहेगा। श्रीमती को भरोसा है कि जब कभी यह झंडा खुलेगा, आपको उसे देखते ही केवल इस बात का ध्यान ना होगा कि इंग्लिस्तान के राज्य के साथ आपके खैर ख्वाह राजसी घराने का कैसा दृढ़ संबंध है, वरन यह भी सरकार की बड़ी भारी इच्छा है कि आपके कुल को प्रतापी, प्रारब्धी और अचल देखें। मैं श्रीमती महारानी हिंदुस्तान की राजराजेश्वरी की आज्ञानुसार आपको यह तगमा भी पहनाता हूँ। ईश्वर करे आप इसे बहुत दिन तक पहने और आपके पीछे यह आपके कुल में बहुत दिन तक रहकर शुभ दिन को याद दिलावे जो इस पर छपा है। इस प्रकार ये पूरा सेंटेंस जो है ये किसने कहा? श्रीयुत वायसराय ने जब राजाओं को वो सामान सभी भेंट दे रहे थे, उस समय हर एक राजा से यही उन्होंने कहा। आगे है कि शेष राजाओं को उनके पद के अनुसार सोने या चांदी के केवल तगमे ही मिले। आगे कह रहे हैं कि शेष राजाओं, कुछ राजाओं को क्या क्या मिला? झंडे मिले और भी कुछ सामान मिले, पर कुछ राजाओं को, जो शेष राजा हैं, उन्हें क्या मिले? सोने या चांदी के केवल तगमे ही मिले। किलात के खां को भी झंडा नहीं मिला। किसको नहीं मिला? किसका जिक्र है? किलात के खां का। पर उन्हें क्या क्या मिला है इसको भी ध्यान रखना। उन्हें एक हाथी मिली है जिस पर 4000 की लागत का हौदा था।
जड़ाऊ गहने मिले हैं, घड़ी मिली है, कार चोबे कपड़े मिले हैं, कमखाव के थान वगैरह सब मिलाकर इन्हें 25,000 की चीज़ें तोहफे में मिली हैं। ये किसके बारे में बात हो रही है? ये किलात के खां के बारे में बात हो रही है कि सब मिला के इन्हें 25,000 की चीज़ें तोहफे में मिली हैं। आपको याद रखना है कि किलात के खां को झंडा नहीं मिला है, उन्हें तगमा मिला है और भी बहुत सारा सामान मिला है जिसका वर्णन यहाँ पर दे दिया गया है। आपको एक एक वर्ड याद रखना है कि उन्हें क्या क्या मिला है। जैसे उन्हें एक हाथी मिला है जिस पर 4,000 लागत का एक हौदा था, जड़ाऊ गहने मिले हैं, कार चोबी कपड़ा मिला है, कमखौफ के थान वगैरह मिले हैं और जड़ाऊ गहने घड़ी सब मिलाकर ये सब 25,000 रुपये का सामान उन्हें मिला है। यह बात किसी दूसरे के लिए नहीं हुई थी। इसके सिवाय जो सरदार उनके साथ आए थे उन्हें भी किश्तियों में लगाकर 10,000 रुपये की चीज़ें दी गई। कह रहे इतना ही नहीं है, जो उनके साथ सरदार आए थे किश्तियों में लगाकर, मतलब छोटी छोटी चीज़ें मिलाकर उनको भी लगभग 10,000 का सामान मिल गया था। प्राय लोगों को इस बात के जानने का उत्साह होगा कि खां का रूप और वस्त्र कैसा था। अब ये कह रहे हैं कि लगभग लोगों को इस बात को जानने का उत्साह रहेगा कि जो किलात के खां हैं उनका वस्त्र और उनका रूप कैसा था जब वो गए थे वहाँ पर। निसंदेह जो कपड़ा खां पहने थे वह उनके साथियों से बहुत अच्छा था, तो भी उनकी या उनके किसी साथी की शोभा उन मुगलों से बढ़कर ना थी जो बाजार में मेवा लिए घूमा करते हैं। कहा जा रहा कि निसंदेह इनका जो कपड़ा था वो उनके साथियों से बहुत बेहतर था, पर इतना भी अच्छा नहीं था कि उन मुगलों को मात दे सके जो मुगल मेवा बेचते हैं, जो मुगल बाजार में मेवा बेचते हैं उनके जितना भी बेहतर नहीं था। हाँ, कुछ फर्क था, तो इतना था कि लंबी गझिन दाढ़ी के कारण खां साहब का चेहरा बड़ा भयानक था। कह रहे हैं अगर कुछ फर्क था तो सिर्फ इतना था कि इनका जो चेहरा था वो लंबी गझिन बड़ी दाढ़ी के कारण बड़ा भयानक लग रहा था। इन्हें झंडा ना मिलने का कारण यह समझना चाहिए कि यह बिल्कुल स्वतंत्र हैं। इन्हें आने और जाने के समय श्रीयुत वायसराय गलीचे के किनारे तक पहुंचा गए थे, पर बैठने के लिए इन्हें भी सराय के चबूतरे के नीचे वही कुर्सी मिली थी जो और राजाओं को। खां साहब के मिजाज में रूखापन बहुत है। एक प्रतिष्ठित बंगाली इनके डेरे पर मुलाकात के लिए गए थे। अब कहानी इनके बारे में बताया जा रहा है कि खां साहब का स्वभाव रूखापन क्यों है। खां ने पूछा, क्यों आए हो बाबू साहेब? खां ने पूछा, क्यों आए हो बाबू साहेब? बाबू साहेब ने कहा, आपकी मुलाकात को। इस पर खां बोले कि अच्छा, आप हमको देख चुके और हम आपको, अब जाइए। कहते हैं कि एक बंगाली इनसे मिलने के लिए आए, तो इन्होंने पूछा कि कैसे आना हुआ, तो इस पर उन्होंने कहा कि आपसे मिलने आए थे। तब ये क्या कहते हैं किलात के खां? कहते हैं कि अच्छा, तब तो हो चुका, आपने मुझको देख लिया, मैंने आपको, मुलाकात तो हो गई, आप जाइए। बहुत से छोटे छोटे राजाओं की बोलचाल का ढंग भी जिस समय वह वायसराय मिलने आए थे संक्षेप के साथ लिखने के योग्य है। कोई तो दूर ही से हाथ जोड़ाए और दो एक ऐसे थे कि जब एडिकाग के बदन झुकाकर इशारा करने पर भी उन्होंने सलाम ना किया तो एडिकाग ने पीठ पकड़कर उन्हें धीरे से झुका दिया। कोई बैठकर उठना जानते ही ना थे, यहाँ तक कि एडिकाग को उठो कहना पड़ता था, और कोई झंडा तगमा सलामी और खिताब पाने पर भी एक शब्द धन्यवाद का नहीं बोल सके, और कोई बेचारे इनमें से दो ही एक पदार्थ पाकर ऐसे प्रसन्न हुए कि श्रीयुत वायसराय पर अपनी जान और माल निछावर करने को तैयार थे। सबसे बढ़कर बुद्धिमान हमें एक महात्मा देख पड़े जिनसे वायसराय ने कहा कि आपका नगर तो तीर्थ गिना जाता है, आपका नगर जो है वो तीर्थों में गिना जाता है,
पर हम आशा करते हैं कि आप इस समय दिल्ली को भी तीर्थ के समान पाते हैं। कह रहे हैं कि आपका जो नगर है वो तो तीर्थों में गिना जाता है, पर हम आशा कर रहे हैं कि आप इस समय दिल्ली को भी तीर्थ के ही समान पा रहे होंगे। इसके जवाब में वह बेधड़क बोल उठे कि यह जगह तो सब तीर्थों से बढ़कर है, जहाँ आप हमारे खुदा मौजूद हैं। कह रहे हैं भाई, इतना तारीफ इन्होंने कर दिया कि यह जगह तो सभी तीर्थों से बढ़कर है, क्योंकि आप हमारे भगवान जो हैं वो साक्षात यहाँ मौजूद हैं। और सभी जगह भगवान मौजूद है नहीं, सिर्फ उनका क्या है, चिन्ह है, सिर्फ उनका निशान है कुछ। लेकिन यहाँ तो आप स्वयं मौजूद हैं, जो कि आप हमारे भगवान हैं, आप हमारे खुदा हैं। आगे है कि नवाब लुहारू की भी अंग्रेजी में बातचीत सुनकर ऐसे बहुत कम लोग होंगे जिन्हें हंसी न आई हो। नवाब साहिब बोलते तो बड़े बेधड़क धड़ाके से थे, पर उसी के साथ कायदे और मुहावरे के भी खूब हाथ पांव तोड़ते थे। कितने वाक्य ऐसे थे जिनके कुछ अर्थ ही नहीं हो सकते, पर नवाब साहिब को अपनी अंग्रेजी का ऐसा कुछ विश्वास था कि अपने मुंह से केवल अपने ही को नहीं वरन अपने दोनों लड़कों को भी अंग्रेजी, अरबी, ज्योतिष, गणित आदि ईश्वर जाने कितनी विद्याओं का पंडित बखान गए। अब देखिए, ये ऐसे थे नवाब साहिब, इनका नवाब लुहारू, ये क्या थे भैया, इन्हें अंग्रेजी की जानकारी थी। तो आज के समय में जो अंग्रेजी के जानकार हैं वो खुद को 30 मार खा समझ रहे हैं, तो उस समय जिनको अंग्रेजी की जानकारी थी वो अपने आप को क्या समझते रहे होंगे। तो वही बात यहाँ बताया जा रहा है कि उन्हें इतना आत्मविश्वास उनके अंदर था कि वो चाहे उल्टा सीधा कुछ भी बोलें, पर बहुत ही बेधड़क धड़ाके से बोलते चले जाते थे। और अपने बच्चों का खूब बखान इन्होंने किया। अंग्रेजी, अरबी, ज्योतिष, गणित आदि ईश्वर जाने कितनी विद्याओं का पंडित बखान गए। कुछ गार्जियन आज के समय में भी हैं कि भले ही उनके बच्चे को उतना ज़्यादा ज्ञान ना हो, पर वो अपने बच्चों की तारीफ बहुत ज़्यादा करते हैं। वहीं पर कुछ गार्जियन ऐसे हैं कि जिनके बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे रहते हैं, फिर भी कहते हैं कि कुछ नहीं आता, इसे कुछ नहीं आता। तो इसी तरीके से ये उन गार्जियन में से थे जो अपने बच्चों की बहुत बढ़ चढ़ कर तारीफ किया करते हैं। नवाब साहब ने कहा कि हमने और रईसों की तरह, आगे ये क्या कह रहे हैं कि हमने और रईसों की तरह अपनी उम्र खेल कूद में नहीं गंवाई, वरन लड़कपन ही से विद्या के उपार्जन में चित्त लगाया और पूरे पंडित और कवि हुए। आगे बता रहे हैं कि हम और रईसों की तरह अपने आप को सिर्फ खेलने कूदने में नहीं गंवाया, बल्कि विद्या उपार्जन में अपने आप को लगाया और पूरे पंडित हुए हम, और कवि भी। इसके सिवाय नवाब साहिब ने बहुत से राजभक्ति के वाक्य भी कहे। राजभक्ति के वाक्य किसने कहा था, आपको याद है? याद करना पड़ेगा, नवाब लुहारू। वायसराय ने उत्तर दिया कि हम आपकी अंग्रेजी विद्या पर इतना मुबारकबाद नहीं देते जितना अंग्रेजों के समान आपका चित्र होने के लिए। यानी इनका जो पहनावा था वो अंग्रेजों के जैसा ही था। तो जो वायसराय थे उन्होंने क्या कहा कि आप अंग्रेजी बोल लेते हैं, इस पर हमें कोई बहुत ज़्यादा आश्चर्य नहीं है और ना ही इस पर हम आपको बहुत बधाई दे रहे हैं, लेकिन आप अंग्रेजों के जैसे दिखते हैं, उनके जैसे अपना हुलिया बना के रखे हैं, उस पर हम आपको बहुत मुबारकबाद देते हैं। फिर नवाब साहिब ने कहा, मैंने इस भारी अवसर के वर्णन में अरबी और फारसी का एक पद्य ग्रंथ बनाया है। किसका? अरबी और फारसी का, जिसे मैं चाहता हूँ कि किसी समय श्रीयुत को सुनाऊँ। श्रीयुत ने जवाब दिया कि मुझे भी कविता का बड़ा अनुराग है और मैं आपसा एक भाई कवि, ब्रदर पोएट देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और आपकी कविता सुनने के लिए कोई अवकाश का समय अवश्य निकालूंगा। उनतीस तारीख को सत्र के अंत में महारानी तंजौर वायसराय से मुलाकात को आई। ये ताश का सब वस्त्र पहने थी। अब हो गया, दो लोगों की बात हो गई, दोनों लोगों किलात के खां और नवाब लुहारू की बात हो गई। अब आगे है 29 तारीख को सत्र के अंत में महारानी तंजौर वायसराय से मुलाकात को आ रही। कौन आ रहा है? महारानी तंजौर आ रही।
ये ताश का सबवस्त्र पहने थे और मुंह पर भी ताश का नकाब पड़ा हुआ था। इसके सिवा उनके हाथ पांव दस्ताने और मोजे से ऐसे ढके थे कि सबके जी में उन्हें देखने की इच्छा ही रह गई। महारानी के साथ में उनके पति राजा सखाराम साहब, उनके पति भी थे राजा सखाराम साहब, और 2 लड़के के सिवा उनकी अनुवादक मिसेस फर्थ भी थी। क्या कह रहे हैं कि सपरिवार ही आ गई थी। जो महारानी तंजौर थी वो वायसराय की मुलाकात के लिए अपने पति राजा सखाराम साहब के साथ, और उनकी एक अनुवादक थी मिसेस फर्थ, और उनके 2 लड़के। महारानी ने पहले आकर वायसराय से हाथ मिलाया और अपनी कुर्सी पर बैठ गईं। श्रीयुत वायसराय ने दिल्ली आने पर अपनी प्रसन्नता प्रकट की और पूछा कि आपको इतनी भारी यात्रा में अधिक कष्ट तो नहीं हुआ। महारानी अपनी भाषा की बोलचाल में बेगम भोपाल की तरह चतुर न थी, इसलिए ज़्यादा बातचीत मिसेस फर्थ से हुई, जिन्हें श्रीयुत ने प्रसन्न होकर मनभावनी अनुवादक कहा। मनभावनी अनुवादक इनका नाम रख दिया, मिसेस फर्थ का नाम, जो कि महारानी तंजौर की अनुवादक थी। वायसराय की किसी बात के उत्तर में एक बार महारानी के मुंह से यस शब्द निकल गया, यस, जिस पर श्रीयुत ने बड़ा हर्ष प्रकट किया। महारानी अंग्रेजी भी बोल सकती हैं, पर अनुवादक मेम साहब ने कहा कि वे अंग्रेजी में 2-4 शब्द से अधिक नहीं जानती। इस वर्णन के अंत में यह लिखना अवश्य है कि श्रीयुत वायसराय लोगों से इतनी मनोहर रीति पर बातचीत करते थे जिससे सब मगन हो जाते थे और ऐसा समझते थे कि वायसराय ने हमारा सबसे बढ़कर आदर सत्कार किया। कह रहे हैं कि वायसराय जो था वो सबसे इस तरह मिलता था, इस तरह बातें करता था, इस तरह उनकी प्रशंसा करता था कि सबको यही लगता था कि मैं ही उनके सबसे निकट हूँ, मुझे ये वो सबसे ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। भेंट होने के समय श्रीयुत ने हर एक से कहा कि आपसे दोस्ती करके हम अत्यंत प्रसन्न हुए, और तगमा पहनाने के समय भी बड़े स्नेह से उनकी पीठ पर हाथ रखकर बात की। सबके साथ सेम चीज़, और सबको यही लग रहा था कि मैं ही सबसे खास हूँ, पर उसमें खास कोई नहीं। आगे है कि 1 जनवरी को दरबार का महोत्सव हुआ। 1 जनवरी को, ये भी डेट याद रखना है कि दरबार का महोत्सव 1 जनवरी को है। यह दरबार जो हिंदुस्तान के इतिहास में सदा प्रसिद्ध रहेगा, एक बड़े भारी मैदान में नगर से 5 मील पर हुआ था। बीच में श्रीयुत वायसराय का खष्टकोण चबूतरा था, जिसकी गुंबद नुमा छत पर लाल कपड़ा चढ़ा और सुनहला रुपहला तथा शीशे का काम बना था। कंगूरे के ऊपर कलसे की जगह श्रीमती राजराजेश्वरी का सुनहला मुकुट लगा था। जैसे जो गुंबद नुमा छत था, उस पर जो उसके गुंबद पर कलसे की जगह राजराजेश्वरी का मुकुट ही लगा दिया गया था। और इनका श्रीयुत का जो चबूतरा था वो खष्टकोण बना था, खष्टकोण टाइप से चबूतरा था। इसको पूरा आपको याद रखना है कि किस प्रकार से जो दरबार लगा था वो कैसे कैसे उसमें किस किस कपड़े का यूज हुआ था, कहाँ रुपहला शीशा लगा था, कहाँ पर कलसे की जगह राजराजेश्वरी का मुकुट लगा था, ये सब आपको ध्यान रखना है। इस चबूतरे पर श्रीयुत अपने राज सिंहासन में सुशोभित हुए थे। उनके बगल में एक कुर्सी पर लेडी साहब बैठी थी और ठीक पीछे खवास लोग हाथों में चंवर लिए और श्रीयुत के ऊपर कारचोबी छत्र लगाए खड़े थे। वायसराय के सिंहासन के दोनों तरफ 2 पेज यानी दामन बरदार, जिनमें एक श्रीयुत महाराज जम्बू का अत्यंत सुंदर सबसे छोटा राजकुमार, एक कौन था, महाराज जम्बू का सब सुंदर सबसे छोटा राजकुमार, दूसरा कौन था, कर्नल बर्न का पुत्र, दोनों खड़े थे। और उनके दाहिने बाएं और पीछे मुसाहिब और सेक्रेटरी लोग अपने अपने स्थानों पर खड़े थे। वायसराय के चबूतरे के ठीक सामने कुछ दूर पर उससे नीचे एक अर्धचंद्राकार चबूतरा था, जिस पर शासनाधिकारी राजा लोग और उनके मुसाहिब, मद्रास और बम्बई के गवर्नर, पंजाब, बंगाल और पश्चिमोत्तर देश के लेफ्टिनेंट गवर्नर और हिंदुस्तान के कमांडर इन चीफ अपने अपने अधिकारियों समेत सुशोभित थे। बहुत ही इम्पोर्टेंट है,
कि वायसराय के चबूतरे के ठीक नीचे कौन कौन बैठा विराजमान था। तो ये आपको पैराग्राफ याद रखना है, फिर से आप इसे अच्छे से जरूर पढ़िएगा। इस चबूतरे की छत बहुत सुंदर नीले रंग के साटन की थी। अब बात हो रही कि जो शासनाधिकारियों के लिए थी वो नीले रंग के साटन की थी, और जो वायसराय के लिए थी वो लाल रंग के, जिसके आगे लहरियादार छज्जा बहुत सजीला लग रहा था। लहरिये के बीच बीच में सुनहले काम के चांद तारे बने थे। राजाओं की कुर्सियां भी नीली साटन से मढ़ी थी, और हर एक के सामने वही झंडे गड़े थे जो उन्हें वायसराय ने दिए थे, और पीछे अधिकारियों की कुर्सियां लगी थी जिन पर भी नीली साटन चढ़ी थी। हर एक राजा के साथ एक भारी पॉलिटिकल अफसर भी था। इनके सिवा गवर्नमेंट के भारी भारी अधिकारी भी यही बैठे थे। राजा लोग अपने प्रांतों के अनुसार बैठाए गए थे। राजा लोग कैसे बैठाए गए थे? अपने प्रांतों के अनुसार, जिससे ऊपर नीचे बैठने का बखेड़ा बिल्कुल निकल गया था। बहुत अच्छे से इन्होंने सिस्टमेटिक बैठाया था कि ऊपर नीचे बैठने का बखेड़ा समाप्त हो गया था। आपने देखा होगा कि स्कूल रजिस्टर में नाम लिखवाने के लिए बच्चों में बहुत ज़्यादा समस्या हो जाती है कि मेरा नाम पहले आए, लेकिन अगर वहीं सर या मैम आपके जो है नाम हिंदी या इंग्लिश के वर्णमाला के अकॉर्डिंग लिख देते हैं, या फिर जिसका एडमिशन जिस प्रकार से हुआ है उस प्रकार से लिख दिया जाता तो कोई टेंशन नहीं रहती। उसी प्रकार इन्होंने प्रांतों के हिसाब से बैठा दिया। सब मिलाकर 63 शासनाधिकारी राजाओं को इस चबूतरे पर जगह मिली थी। आगे है 63 शासनाधिकारी राजाओं को इस चबूतरे पर जगह मिली थी। अभी अंक भी आपको याद रखना है। अब आगे है इन सब का नाम है, जिसे याद करना इतना आसान भी नहीं है, लेकिन कुछ नाम आप याद कर लीजिए, जैसे अजयगढ़, बड़ौदा, बिजावर, भरतपुर, चरखारी, दतिया, ग्वालियर, इंदौर, जयपुर, जम्मू, जोधपुर, करौली, किशनगढ़, पन्ना, मैसूर, रीवा, उड़छा, महाराणा उदयपुर, महाराजा राजा अलवर, बूंदी, महाराजा राणा भलावर। इस प्रकार से ये सभी 63 नाम याद करना इतना आसान नहीं है। आगे है कि वायसराय के सिंहासन के पीछे, परंतु राजसी चबूतरे की अपेक्षा उससे अधिक पास, धनुष खंड के आकार की श्रेणियां चबूतरे की ओर बनी थी, जो 10 भागों में बांट दी गई थी। इन पर आगे की तरफ थोड़ी सी कुर्सियां और पीछे सीढ़ी नुमा बेंची लगी थी, जिन पर नीला कपड़ा मढ़ा था। यहाँ ऐसे राजाओं को जिन्हें शासन का अधिकार नहीं है, और दूसरे सरदारों, रईसों, समाचार पत्रों के संपादकों और यूरोपियन तथा हिंदुस्तानी अधिकारियों को जो गवर्नमेंट के न्योते में आए थे या जिन्हें तमाशा देखने के लिए टिकट मिले थे, बैठने की जगह दी गई थी। तो यहाँ पर उनका वर्णन हो जा रहा, जो तीसरे खंड में बैठ रहे हैं, जिनकी कुर्सियाँ, जिनके चबूतरे धनुष खंड के आकार के बने थे। ये 3000 के अनुमान के होंगे। किलात के खां, गोवा के गवर्नर जनरल, विदेशी राजदूत, बाहरी राज्यों के प्रतिनिधि समाज और अन्य देश संबंध कौंसल लोग की कुर्सियां भी सिर्फ वायसराय के पीछे सरदारों और रईसों की चौकियों के आगे लगी थी। दरबार की जगह दक्षिण तरफ, आगे है कि दक्षिण तरफ 15,000 से ज़्यादा सरकारी फौज हथियार बांधे लैस खड़ी थी। तो आपसे पूछा जाएगा कि जो फौज थी वो किधर खड़ी थी? दक्षिण की तरफ। और उत्तर की तरफ राजा लोगों की सजीरी पलटने, भांति भांति की वर्दी पहने, चित्र विचित्र शस्त्र धारण किए, परा बांधे खड़ी थी। उत्तर की तरफ कौन था? वो राजाओं की पलटने थी, और दक्षिण की तरफ सरकारी फौज हथियार लिए खड़ी थी। इन सब की शोभा देखने से काम रखती थी। इसके सिवा राजा लोगों के हाथियों के परे, जिन पर सुनहली अमारियां कसी थीं और कारचोबी झूले पड़े थे, तोपों की कतारें, सवारों की नंगी तलवारों और भालों की चमक, फरारों का उड़ना और 2 लाख के अनुमान तमाशा देखने वालों की भीड़ जो मैदान में डटी थी, ऐसा समा दिखलाती थी जिसे देख जो जहाँ था वहीं हक्का बक्का हो खड़ा रह जाता था। वायसराय के सिंहासन के दोनों तरफ हाईलैंडर लोगों का गार्ड ऑनर और बाजे वाले थे, और शासनाधिकारी राजाओं के चबूतरे पर जाने के जो रास्ते बाहर की तरफ थे, उनके दोनों ओर भी गार्ड ऑनर खड़े थे। कह रहे हैं कि वायसराय के सिंहासन के दोनों तरफ गार्ड ऑनर खड़े थे और बाजे वाले खड़े थे, और शासनाधिकारी राजाओं के चबूतरे पर
जाने के जो रास्ते बाहर की तरफ थे वहाँ भी दोनों ओर भी गार्ड ऑफ ऑनर खड़े थे। 11:15 बजे तक, कितने बजे तक समय भी दिया है कि 11:15 बजे तक, समय में सब आपको ध्यान रखते हुए चलना है। सब दरबारी लोग अपनी अपनी जगहों पर आ गए थे। ठीक 12 बजे श्रीत वायसराय की सवारी पहुंची और धनुषखंड आकार के चबूतरों की श्रेणियों के पास एक छोटे से खेमे के दरवाजे पर ठहरी। सवारी पहुंचते ही बिल्कुल फौज ने शास्त्रों से सलामी उतारी, पर तोपें नहीं छोड़ी गई। खेमे में श्रीयुत ने जाकर स्टार ऑफ इंडिया के परम प्रतिष्ठित पद के ग्रांड मास्टर का वस्त्र धारण किया। जो वायसराय है उन्होंने क्या किया? ग्रांड मास्टर का वस्त्र धारण किया। यहाँ से श्रीयुत राजसी छत्र के तले, अब तक वो मोटर से आए, अब राजसी छत्र के तले अपने राज सिंहासन की ओर बढ़े। श्री लेडी लिटन श्रीयुत के साथ थी। लेडी लिटन दोनों दामन बरदार बालक, जिनका हाल ऊपर लिखा गया है, जो कि एक किसके बेटे थे? दो लोगों के बेटे जो थे उन्होंने वो साथ में थे, दो पेश दामनदार बने थे, जिनका हाल ऊपर लिखा गया है। पीछे दोनों तरफ से दामन उठाए थे। श्रीयुत के आगे आगे उनके स्टाफ के अधिकारी लोग थे। श्रीयुत के चलते ही बंदीजन हेरल्ड लोगों ने अपनी तुरहियां एक साथ मधुर रीति पर बजाई और फौजी बाजे से ग्रांड मार्च बजने लगा। जब श्रीयुत राज सिंहासन वाले मनोहर चबूतरे पर चढ़ने लगे तो ग्रांड मार्च का बाजा बंद हो गया और नेशनल एंथम अर्थात गॉड सेव द क्वीन, ईश्वर महारानी को चिरंजीवी रखें का बाजा बजने लगा। आपको ये भी याद रखना है कि कौन सा बाजा बज रहा था? गॉड सेव द क्वीन, क्योंकि नेशनल एंथम था, ईश्वर महारानी को चिरंजीवी रखें, ये बाजा बज रहा था, इंपॉर्टेंट है। और गार्ड्स ऑफ ऑनर ने प्रतिष्ठा के लिए अपने शस्त्र झुका दिए। ज्यों ही श्री तुराज सिंहासन पर सुशोभित हुए, बाजे बंद हो गए और सब राजा महाराजा जो वायसराय के आने के समय खड़े हो गए थे बैठ गए। इसके पीछे श्रीयुत ने मुख्य बंदी चीफ हेरल्ड को आज्ञा की कि श्रीमती महारानी के राजराजेश्वरी की पदवी लेने के विषय में अंग्रेजी में राजाज्ञा पत्र पढ़ो। क्या कह रहे हैं? जो वायसराय थे उन्होंने मुख्य बंदी चीफ हेरल्ड को आज्ञा की कि श्रीमती महारानी के राजराजेश्वरी की पदवी लेने के विषय में अंग्रेजी में राजाज्ञा पढ़ो। यह आशा होते ही बंदीजनों ने, जो दो पांति में राज सिंहासन के चबूतरे के नीचे खड़े थे, तुरही बजाई और उसके बंद होने पर मुख्य बंदी ने नीचे की सीढ़ी पर खड़े होकर बड़े ऊंचे स्वर से राजाज्ञा पत्र पढ़ा, जिसका उल्लेथा यह था, यानी जिसका अर्थ यह था, ये राजाज्ञा पत्र का लिखा गया है कि महारानी विक्टोरिया ऐसी अवस्था में कि हाल में पार्लियामेंट की जो सभा हुई उनमें एक एक्ट पास हुआ, जिसके द्वारा परम कृपालु महारानी को यह अधिकार मिला कि यूनाइटेड किंगडम और उसके अधीन देशों की राज संबंधी पदवियों और प्रशस्तियों में श्रीमती जो कुछ चाहे बढ़ा लें। और इस एक्ट में यह भी वर्णन है कि ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड के एक में मिल जाने के लिए जो नियम बने थे, उनके अनुसार भी यह अधिकार मिला था कि यूनाइटेड किंगडम और उनके अधीन देशों की राज्य संबंधी पदवी और प्रशस्ति इसी संयोग के पीछे वही होगी जो श्रीमती ऐसे राजाज्ञा पत्र के द्वारा प्रकाश करेंगी, जिस पर राज्य की मुहर छपी रहे। और इस एक्ट में यह भी वर्णन है कि ऊपर लिखे हुए नियम और उस राजाज्ञा पत्र के अनुसार जो 1 जनवरी 1801 को राजसी मुहर होने के पीछे प्रकाश किया गया, हमने यह पदवी ली। विक्टोरिया ईश्वर की कृपा से ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड के संयुक्त राज्य की महारानी स्वधर्म रक्षणी। और इस एक्ट में यह भी वर्णन है कि उस नियम के अनुसार जो हिंदुस्तान के उत्तम शासन के हेतु बनाया गया है,
हिंदुस्तान के राज्य का अधिकार जो उस समय तक हमारी ओर से ईस्ट इंडिया कंपनी को सुपुर्द था, अब हमारे निज अधिकार में आ गया और हमारे नाम से उसका शासन होगा। इस नए अधिकार की हम कोई विशेष पदवी लें और इन सब वर्णनों के अनंतर इस एक्ट में यह नियम सिद्ध किया गया है कि ऊपर लिखी हुई बात के स्मरण निमित्त कि हमने अपने किए हुए राजाज्ञा पत्र के द्वारा हिंदुस्तान के शासन का अधिकार अपने हाथों में ले लिया। हमको यह योग्यता होगी कि यूनाइटेड किंगडम और उसके अधीन देशों की राज्य संबंधी पदवियों और प्रशस्तियों में जो कुछ उचित समझें बढ़ा लें। इसलिए अब हम अपने प्रिवी काउंसिल की सम्मति से योग्य समझकर यह प्रचलित और प्रकाशित करते हैं कि आगे जहां सुगमता के साथ हो सके सब अवसरों में और संपूर्ण राजपत्रों पर जिनमें हमारी पदवियां और प्रशस्तियां लिखी जाती हैं, सिवाय सनद, कमीशन, अधिकारदायक पत्र, दान पत्र, आज्ञा पत्र, नियोग पत्र और इसी प्रकार के दूसरे पत्रों के जिनका प्रचार यूनाइटेड किंगडम के बाहर नहीं है, यूनाइटेड किंगडम और उसके अधीन देशों की राज्य संबंधी पदवियों में नीचे लिखा हुआ वाक्य मिला दिया जाए। अर्थात लैटिन भाषा में इंडई इम्परेट्रिक्स हिंदुस्तान की राजराजेश्वरी और अंग्रेजी भाषा में इम्प्रेस ऑफ इंडिया। ये तीनों आपको ये भी याद रखना है कि राजाज्ञा पत्र में राज संबंधी पदवी के विषय में कौन सा वर्ड प्रयुक्त किया गया है, लैटिन में और अंग्रेजी में, हिंदी में। और हमारी यह इच्छा और प्रसन्नता है कि उन राज्य संबंधी पत्रों में जिनका वर्णन ऊपर हुआ है यह नई पदवी ना लिखी जाए। और हमारी यह भी इच्छा और प्रसन्नता है कि सोने, चांदी और तांबे के सब सिक्के आजकल यूनाइटेड किंगडम में प्रचलित हैं और नीति विरुद्ध नहीं गिने जाते। और इसी प्रकार तथा आकार के दूसरे सिक्के हमारी आज्ञा से जब छापे जाएंगे और नई पदवी लेने से भी नीति विरुद्ध ना समझे जाएंगे। जो सिक्के यूनाइटेड किंगडम के अधीन देशों में छापे जाएंगे और जिनका वर्णन राजाज्ञा पत्र में उन जगहों के नियमित और प्रचलित द्रव्य करके किया गया और जिन पर हमारी संपूर्ण पदवियां या प्रशस्तियां उनका कोई भाग रहे, और वे सिक्के जो राजाज्ञा पत्र के अनुसार अब छापे और चलाए जाएंगे, इस नई पदवी के बिना भी उस देश के नियमित और प्रचलित द्रव्य समझे जाएंगे, जब तक कि इस विषय में हमारी कोई दूसरी प्रसन्नता न प्रकट की जाएगी। हमारी बिंडसर को कचहरी में 28 अप्रैल को 1876 के सन में हमारे राज्य के 39वें बरस में प्रसिद्ध किया गया। आगे है कि ईश्वर महारानी को चिरंजीवी रखें। जब चीफ हेरल्ड राजाज्ञा पत्र को अंग्रेजी में पढ़ चुका तो हेरल्ड लोगों ने फिर तुरही बजाई। इसके पीछे फौरन सेक्रेटरी ने उर्दू में तर्जुमा पढ़ा। अब सेक्रेटरी ने किस में पढ़ा? उर्दू में। इसके समाप्त होते ही बादशाही झंडा खड़ा किया गया और तोप खाने से जो दरबार के मैदान में मौजूद था 101 तोपों की सलामी हुई। 34 सलामी होने के बाद बंदूकों की बाढ़ें दकी और जब 101 सलामियां तोपों से हो चुकी तब फिर से बाढ़ छूटी और नेशनल एंथम का बाजा बजने लगा। क्या बजने लगा? नेशनल एंथम का बाजा। उर्दू में पढ़ा गया और किस में पढ़ा गया? उर्दू के बाद उर्दू में पढ़ा गया और इसके पहले जैसे इंग्लिश में था तो इंग्लिश में पढ़ा गया। अब आगे है कि इसके अनंतर श्रीयुत वायसराय समाज को एड्रेस करने के अभिप्राय से खड़े हुए। श्रीयुत वायसराय के खड़े होते ही सामने के चबूतरे पर जितने बड़े बड़े राजा लोग और गवर्नर आदि अधिकारी थे खड़े हो गए, पर श्रीयुत ने बड़े ही आदर के साथ दोनों हाथों से हिंदुस्तानी रीति पर कई बार सलाम करके सबसे बैठ जाने का इशारा किया। यह काम श्रीयुत का जिससे हम लोगों की छाती दूनी हो गई। पायोनियर सरीखे अंग्रेजी समाचार पन्नों के संपादकों को बहुत बुरा लगा। क्या कह रहे हैं कि पायोनियर सरीखे अंग्रेजी समाचार पन्नों के इसमें एक समझ लीजिए अंग्रेजी अखबार का नाम भी आया है जिसका नाम क्या है? पायोनियर। जिनकी समझ में वायसराय की हिंदुस्तानी तरह पर सलाम करना बड़े हेठियाए और लज्जा की बात थी।
खैर यह तो इन अंग्रेजी अखबार वालों की मामूली बातें हैं। श्रीयुत वायसराय ने जो उत्तम एड्रेस पढ़ा उसका तर्जुमा हम नीचे लिखते हैं। अब जो श्रीयुत वायसराय ने पढ़ा उसको हम देखते हैं कि सन 1858 ईस्वी के 1 नवंबर को श्रीमती महारानी की ओर से एक इश्तिहार जारी हुआ था, जिसमें हिंदुस्तान के रईसों और प्रजा को श्रीमती की कृपा का विश्वास कराया गया था, जिसको उस दिन से आज तक वे लोग राज संबंधी बातों में बड़ा अनमोल प्रमाण समझते हैं। वह प्रतिज्ञा एक ऐसी महारानी की ओर से हुई थी जिन्होंने आज तक अपनी बात को कभी नहीं तोड़ा, इसीलिए हमें अपने मुंह से फिर उनका निश्चय कराना व्यर्थ है। 18 वर्ष की लगातार उन्नति ही उनको सत्य करती है, और यह भारी समागम भी उनके पूरे उतरने का प्रत्यक्ष प्रमाण है। इस राज के रईस और प्रजा जो अपनी अपनी परंपरा की प्रतिष्ठा निर्विघ्न भोगते रहे और जिनकी अपने उचित लाभों की उन्नति के यत्न में सदा रक्षा होती रही, उनके वास्ते सरकार की पिछली समय की उदारता और न्याय आगे के लिए पक्की जमात हो गई है। हम लोग इस समय श्रीमती महारानी के राजराजेश्वरी की पदवी लेने का समाचार प्रसिद्ध करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, और यहाँ महारानी के प्रतिनिधि होने की योग्यता से मुझे अवश्य है कि श्रीमती के उस कृपायुक्त अभिप्राय को सब पर प्रकट करूं, जिसके कारण श्रीमती ने अपने परंपरा की पदवी और प्रशस्ति में एक पद और बढ़ाया। आगे है कि पृथ्वी पर श्रीमती महारानी के अधिकार में जितने देश हैं, जिनका विस्तार भूगोल के 7वें भाग से कम नहीं है और जिनमें 30 करोड़ आदमी बसते हैं, उनमें से इस और प्राचीन राज के समान श्रीमती किसी दूसरे देश पर कृपा दृष्टि नहीं रखती। सब जगह और सदा इंग्लिस्तान के बादशाहों की सेवा में प्रवीण और परिश्रमी सेवक रहते आए हैं, परंतु उनसे बढ़कर कोई पुरुषार्थी नहीं हुए, जिनकी बुद्धि और वीरता से हिंदुस्तान का राज सरकार के हाथ लगे और बराबर अधिकार में बना रहा। इस कठिन काम में जिसमें श्रीमती की अंग्रेजी और देसी प्रजा दोनों ने मिलकर भली भांति परिश्रम किया है, श्रीमती के बड़े बड़े स्नेही और सहायक राजाओं ने भी शुभ चिंतकता के साथ सहायता दी है, जिनकी सेना ने लड़ाई की मेहनत और जीत में श्रीमती की सेना का साथ दिया है। बुद्धिपूर्वक सत्यशीलता के कारण मेल के लाभ बने रहे और फैलते गए हैं, और जिनका आज यह वर्तमान होना, जो कि श्रीमती के राजराजेश्वरी की पदवी लेने का शुभ दिन है, इस बात का प्रमाण है कि वे श्रीमती के अधिकार की उत्तमता में विश्वास रखते हैं और उनके राज में एका बने रहने में अपनी भला समझते हैं। इस प्रकार से देखिए कितनी बड़ाई कर रहे हैं ये लोग। अगर इतने ही अच्छे होते तो इन्हें भगाने के लिए इतना उपक्रम नहीं करना पड़ता, लेकिन देखिए किस तरीके से अपने महत्व को ये बता रहे हैं कि हम कितने अच्छे हैं। श्रीमती महारानी इस राज को जिसे उनके पुरुषों ने प्राप्त किया और श्रीमती ने दृढ़ किया, श्रीमती ने क्या किया, जमाया, एक बड़ा भारी पैतृक धन समझती हैं, जो रक्षा करने और अपने वंश के लिए संपूर्ण छोड़ने के योग्य है, और उस पर अधिकार रखने के अपने ऊपर यह कर्तव्य जानती हैं कि अपने बड़े अधिकार को इस देश की प्रजा की भलाई के लिए यहाँ के रईसों के हकों का पूरा ध्यान रखकर काम में लावें। इसीलिए श्रीमती का यह राजसी अभिप्राय है कि अपनी पदवियों पर एक और ऐसी पदवी बढ़ावें, जो आगे सदा को हिंदुस्तान के सब रईसों और प्रज्ञा के लिए इस बात का चिन्ह हो कि श्रीमती के और उनके लाभ एक हैं, और महारानी की ओर राजभक्ति और शुभ चिंतकता रखने उन पर उचित है। वह राजसी घरानों की श्रेणियां जिनका अधिकार बदल देने और देश की उन्नति करने के लिए ईश्वर ने अंग्रेजी राज्य को यहाँ जमाया, प्रायः अच्छे और बड़े बादशाहों से खाली ना थी, परंतु उनके उत्तराधिकारियों के राज्य प्रबंध से उनके राज्य के देशों में मेल ना बना रह सका। सदा आपस में झगड़ा होता रहा और अंधेर मचा रहा। निबल लोग बली लोगों के शिकार थे और बलवान अपने मद के। देख रहे हैं आपकी किस प्रकार से जो अंग्रेज थे वो जो राजराजेश्वरी का आज्ञा पत्र पढ़ रहे थे, उसमें कैसे ही हमारे देशवासियों की ही बुराइयां इन्होंने लिखी थी कि इनमें आपस में सदा झगड़ा होता रहता था और अंधेर मचा था, पर जब इनका शासन आया तो यह सब समाप्त हो गया।
इस प्रकार आपस की काट मार और भीतरी झगड़ों के कारण जड़ से हिलकर और निर्जीव होकर तैमूर लंग का भारी घराना अंत को मिट्टी में मिल गया। और उसके नाश होने का कारण यह था कि उससे पश्चिमी के देशों की कुछ उन्नति ना हो सकी। आजकल ऐसी राजनीति के कारण जिससे सब जाति और सब धर्म के लोगों की समान रक्षा होती है, श्रीमती की हर एक प्रजा अपना समय निर्विघ्न सुख से काट सकती है। क्या कह रहे हैं कि जब श्रीमती का शासन है तो उसमें हर प्रजा अपना समय निर्विघ्न सुख से काट सकती है। सरकार के समभाव के कारण हर आदमी बिना किसी रोक टोक के अपने धर्म के नियमों और रीतों को बरत सकता है। राजराजेश्वरी का अधिकार लेने से श्रीमती का अभिप्राय किसी को मिटाने या दबाने का नहीं है, वरन रक्षा करने और अच्छी तरह राह बतलाने का। सारे देश की शीघ्र उन्नति और उसके सब प्रांतों की दिन पर दिन वृद्धि होने से अंग्रेजी राज के फल सब जगह प्रत्यक्ष देख पड़ते हैं। हे अंग्रेजी राज के कार्यकर्ता और सच्चे अधिकारी लोग, वह आप ही लोगों के लगातार परिश्रम का गुण है कि ऐसे ऐसे फल प्राप्त हैं। और सबसे पहले आप ही लोगों पर मैं इस समय श्रीमती की ओर से उनकी कृतज्ञता और विश्वास को प्रकट करता हूँ। कह रहे हैं मैं इस समय श्रीमती की ओर से अपने विश्वास को प्रकट करता हूँ और कृतज्ञता को प्रकट करता हूँ कि आप लोगों ने इस भारी राज की भलाई के लिए उन प्रतिष्ठित लोगों से जो आपके पहले इन कामों पर नियत थे, किसी प्रकार कम कष्ट नहीं उठाया है। और आप लोग बराबर ऐसे साहस और परिश्रम और सच्चाई के साथ अपने तन मन को अर्पण करके काम करते रहें, जिससे बढ़कर कोई दृष्टांत इतिहासों में ना मिलेगा। आगे है कि कीर्ति के द्वार सबके लिए नहीं खुले हैं, परंतु भलाई करने का अवसर सब किसी को जो उसकी खोज रखता हो मिल सकता है। यह बात प्रायः कोई गवर्नमेंट नहीं कर सकती कि अपने नौकरों के पद को जल्दी जल्दी बढ़ाती जाए, परंतु मुझे विश्वास है कि अंग्रेजी सरकार की नौकरी में कर्तव्य का ध्यान और स्वामी की सेवा में तन मन को अर्पण कर देना, ये दोनों बातें निज प्रतिष्ठा और लाभ की अपेक्षा सदा बढ़कर समझी जाएंगी। बहुत ही अच्छा ये लाइन है, ये एग्जाम में पूछा भी गया है, इसलिए एक एक लाइन को अच्छे से ध्यान देते हुए चलिएगा। जो भी हम इम्पोर्टेंट बता रहे हैं वो भी आप अच्छे से देखते रहिएगा। यह बात सदा से होती आई है और होती रहेगी कि इस देश के प्रबंध के बहुत से भारी भारी और लाभदायक काम प्रायः बड़े बड़े प्रतिष्ठित अधिकारियों ने नहीं किए हैं, वरन जिले के उन अफसरों ने जिनकी धैर्यपूर्वक चतुराई और साहस पर संपूर्ण प्रबंध का अच्छा उतरना सब प्रकार अधीन है। आगे है कि श्रीमती की ओर से राजकाज संबंधी और सेना संबंधी अधिकारियों के विषय में जितनी गुण ग्राहकता और प्रशंसा प्रकट करूं थोड़ी है, क्योंकि ये तमाम हिंदुस्तान में ऐसे सूक्ष्म और कठिन कामों को अत्यंत उत्तम रीति पर करते हैं और जिनसे बढ़कर सूक्ष्म और कठिन काम सरकार अधिक से अधिक विश्वास पात्र मनुष्यों को नहीं सौंप सकती। हे राजकाज संबंधी और सेना संबंधी अधिकारियों, जो कमसिनी में इतने भारी जिम्मे के कामों पर मुकर्रर होकर बड़े परिश्रम चाहने वाले नियमों पर तन मन से चलते हों और जो निज पौरुष से उन जातियों के बीच राज्य प्रबंध के कठिन काम को करते हों, जिनकी भाषा धर्म और रीति आप लोगों से भिन्न है, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि अपने अपने कठिन कामों को दृढ़ परंतु कोमल रीति पर करने के समय आपको इस बात का भरोसा रहे कि जिस समय आप लोग अपने जाति की बड़ी कीर्ति को थामे हुए हैं और अपने धर्म के दयाशील आज्ञाओं को मानते हैं, उसी के साथ आप इस देश के सब जाति और धर्म के लोगों पर उत्तम प्रबंध के अनमोल लाभों को फैलाते हैं। इस प्रकार से ये सारी कहानी उस राजाज्ञा पत्र के इन्होंने पढ़ा। आगे है कि उस पश्चिम की सभ्यता के नियमों को बुद्धिमानी के साथ फैलाने के लिए, जिससे इस भारी राज का धन बराबर बढ़ता गया, हिंदुस्तान पर केवल सरकारी अधिकारियों ही का एहसान नहीं है, वरन यदि मैं इस अवसर पर श्रीमती की उस यूरोपियन प्रजा को जो हिंदुस्तान में रहती है पर सरकारी नौकर नहीं है, इस बात का विश्वास कराऊं कि श्रीमती उन लोगों की केवल उस राजभक्ति ही की गुण ग्राहकता नहीं करती जो वे लोग उनके और उनके सिंहासन के साथ रखते हैं, किंतु उन लाभों को भी जानती और मानती हैं जो उन लोगों के परिश्रम से हिंदुस्तान को प्राप्त होते हैं।
तो मैं अपनी पूज्य स्वामिनी के विचारों को अच्छी तरह न वर्णन करके दोषी ठहरूंगा। ये कह रहे हैं वायसराय जी की जितना सब कुछ हो रहा, अगर मैं सही ढंग से नहीं बता पाया तो मैं अपनी महारानी के विचारों को अच्छी तरह न वर्णन करने का दोषी ठहरूंगा। इस अभिप्राय से कि श्रीमती अपने राज्य के इस उत्तम भाग की प्रजा को सरकार की सेवा या निज की योग्यता के लिए गुणग्राहकता दिखाने का विशेष अवसर मिले, श्रीमती ने कृपा पूर्वक केवल स्टार ऑफ इंडिया के परम प्रतिष्ठित पद वालों और ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश इंडिया के अधिकारियों की संख्या ही में थोड़ी सी बढ़ती नहीं की है, किंतु इसी हेतु एक बिल्कुल नया पद और नियत किया है जो ऑर्डर ऑफ द इंडियन एम्पायर कहलावेगा। ये भी इम्पोर्टेंट बहुत है कि एक नया पद इन्होंने क्या निकाला, ऑर्डर ऑफ द इंडियन एम्पायर। हे हिंदुस्तान की सेना के अंग्रेजी और देसी अफसर और सिपाहियों, आप लोगों ने जो भारी भारी काम बहादुरी के साथ लड़ भिड़कर सब अवसरों पर किए और इस प्रकार श्रीमती के सेना की युद्ध कीर्ति को थामे रहे, उसका श्रीमती अभिमान के साथ स्मरण करती हैं। श्रीमती इस बात पर भरोसा रखकर कि आगे को भी सब अवसरों पर आप लोग उसी तरह मिलजुल कर अपने भारी कर्तव्य को सच्चाई के साथ पूरा करेंगे, अपने हिंदुस्तानी राज में मेल और अमन चैन बनाए रखने के विश्वास का काम आप लोगों ही को सपुर्द करती हूँ। हे वॉलंटियर सिपाहियों, आप लोगों के राजभक्ति पूर्ण और सफल यत्न जो इस विषय में हुए हैं कि यदि प्रयोजन पड़े तो आप सरकार की नियत सेना के साथ मिलकर सहायता करें, इस शुभ अवसर पर हृदय से धन्यवाद पाने के योग्य हैं। आगे है कि हे इस देश के सरदार और रईस लोग, अभी देखिए कितना बड़ा इनका व्याख्यान है, जिनकी राजभक्ति इस राज्य के बल को पुष्ट करने वाली है, जिनकी उन्नति इसके प्रताप का कारण है। श्रीमती महारानी आपको यह विश्वास करके धन्यवाद देती हैं कि यदि इस राज्य के लाभों में कोई विघ्न डाले या उन्हें किसी तरह का भय हो तो आप लोग उसकी रक्षा के लिए तैयार हो जाएंगे। मैं श्रीमती की ओर से उनके नाम से दिल्ली आने के लिए आप लोगों का जी से स्वागत करता हूं और इस बड़े अवसर पर आप लोगों को इकट्ठे होने को इंग्लिस्तान के राज्य सिंहासन की और आप लोगों की उस राज्य भक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण गिनता हूं। और श्रीमान प्रिंस ऑफ वेल्स के इस देश में आने के समय आप लोगों ने दृढ़ रीति प्रकट की थी। किसके आने पर? श्रीमान प्रिंस ऑफ वेल्स के। श्रीमती महारानी आपके स्वार्थ को अपना स्वार्थ समझती हैं और अंग्रेजी राज्य के साथ उसके कर देने वाले और स्नेही राजा लोगों का जो शुभ संयोग से संबंध है, उसके विश्वास को दृढ़ करने और उसके मेल जोल को अचल करने ही के अभिप्राय से श्रीमती ने अनुग्रह करके वह राजसी पदवी ली है जिसे आज हम लोग प्रसिद्ध करते हैं। आगे है कि हे हिंदुस्तान की राजराजेश्वरी के देसी प्रजा लोग, इस राज्य के वर्तमान दशा और उसके नित्य के लाभ के लिए अवश्य है कि उसके प्रबंध को जांचने और सुधारने का मुख्य अधिकार ऐसे अंग्रेजी अफसरों को सुपुर्द किया जाए जिन्होंने राजकाज के उन तत्वों को भली भांति सीखा है जिनका बर्ताव राजराजेश्वरी के अधिकार स्थिर रखने के लिए अवश्य है। इन्हीं राजनीति जानने वाले लोगों के उत्तम प्रयत्नों से हिंदुस्तान सभ्यता में दिन दिन बढ़ता जाता है और यही उसके राजकाज संबंधी महत्व का हेतु और नित्य बढ़ने वाली शक्ति का गुप्त कारण है। और इन्हीं लोगों के द्वारा पश्चिम देश का शिल्प, सभ्यता और विज्ञान, जिनके कारण आज दिन यूरोप लड़ाई और मेल दोनों में सबसे बढ़ चढ़ कर है, बहुत दिनों तक पूरब के देशों में वहाँ वालों के उपकार के लिए प्रचलित रहेगा। परंतु हे हिंदुस्तानी लोग, आप चाहे जिस जाति या मत के हों, यह निश्चय रखिए कि आप इस देश के प्रबंध में योग्यता के अनुसार अंग्रेजों के साथ भली भांति काम पाने के योग्य हैं और ऐसा होना पूरा न्याय भी है। और इंग्लिस्तान तथा हिंदुस्तान के बड़े राजनीति जानने वाले लोग और महारानी की राजसी पार्लियामेंट व्यवस्थापकों ने बार बार इस बात को स्वीकार भी किया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इस बात को अपने सम्मान और राजनीति के सब अभिप्रायों के लिए अनुकूल होने का कारण माना है। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन वर्षों में हिंदुस्तानी की कारगुजारी के ढंग में मुख्यकर बड़े बड़े अधिकारियों के काम में पूरी उन्नति देखकर संतोष प्रकट करती है।
इस बड़े राज्य का प्रबंध जिन लोगों के हाथ में सौंपा गया है उनमें केवल बुद्धि ही के प्रबल होने की आवश्यकता नहीं है, वरन उत्तम आचरण और सामाजिक योग्यता की भी वैसी ही आवश्यकता है। जो कि आज भी ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि जिनके हाथ में इस राज्य का प्रबंध है उनमें सिर्फ बुद्धि ही जरूरी नहीं है, उनमें उत्तम आचरण और सामाजिक योग्यता भी जरूरी होती है। तो अच्छा है, ये बहुत ही अच्छा कथन है। इसीलिए जो लोग कुल पद और परंपरा के अधिकार के कारण आप लोगों में स्वाभाविक ही उत्तम हैं, उन्हें अपने को और संतान की केवल उस शिक्षा के द्वारा योग्य करना है जिससे कि वह श्रीमती महारानी अपनी राजराजेश्वरी की गवर्नमेंट की राजनीति के तत्वों को समझें और काम में ला सके। इस रीति से उन पदों के योग्य हों जिनके द्वार उनके लिए खुले हैं। राजभक्ति धर्म, अपक्षपात, सत्य और साहस देश संबंधी मुख्य धर्म है। उनका सहज रीति पर बर्ताव करना आप लोगों के लिए बहुत आवश्यक है और तब श्रीमती की गवर्नमेंट राज्य के प्रबंध में आप लोगों की सहायता बड़े आदर से अंगीकार करेगी, क्योंकि पृथ्वी के जिन जिन भागों में सरकार का राज है वहाँ गवर्नमेंट अपनी सेना के बल पर उतना भरोसा नहीं करती जितना कि अपनी संतुष्ट और एकजी प्रजा की सहायता पर, जो अपने राजा के वर्तमान रहने ही में अपना नित्य मंगल समझकर सिंहासन के चारों ओर जी से सहायता करने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। आगे क्या कह रहे हैं कि जो राज्य चल रहा है उसको बनाए रखने के लिए, उसको वर्तमान रखने के लिए जो जनता है वो नित्य मंगल समझकर सिंहासन के चारों ओर जी से सहायता करने के लिए इकट्ठा रहती है। श्रीमती महारानी निबल राज्यों को जीतने या आसपास की रियासतों को मिला लेने से हिंदुस्तान के राज्य की उन्नति नहीं समझती, वरन इस बात में कि इस कोमल और न्याययुक्त राज शासन को निरुपद्रव बराबर चलाने में इस देश की प्रजा क्रम से चतुराई और बुद्धिमानी के साथ भागी हो। जो उनका स्नेह और कर्तव्य केवल अपने ही राज्य से नहीं वरन श्रीमती शुद्ध चित्त से यह भी इच्छा रखती हैं कि जो राजा लोग इस बड़े राज्य की सीमा पर हैं और महारानी के प्रताप की छाया में रहकर बहुत दिनों से स्वाधीनता का सुख भोगते आते हैं, उनसे निष्कपट भाव और मित्रता को दृढ़ रखें। क्या कह रहे हैं कि ऐसे लोगों से जो बहुत दिनों से महारानी की सेवा में हैं, उनके प्रताप को बनाए रखने में सहयोग कर रहे हैं, उनसे कैसे ये निष्कपट भाव और मित्रता इनकी दृढ़ रहे, इस प्रकार से रहें। यदि इस राज्य के अमन चैन में किसी प्रकार के बाहरी उपद्रव की शंका होगी तो श्रीमती हिंदुस्तान की राजराजेश्वरी अपने पैतृक राज्य की रक्षा करना खूब जानती हैं। यदि कोई विदेशी शत्रु हिंदुस्तान के इस महाराज पर चढ़ाई करे तो मानो उसने पूरब के सब राजाओं से शत्रुता की, क्योंकि अधिकतर जो है राज्यों में इन्हीं का राज चल रहा था, तो इसीलिए सभी एकजुट होकर हमला कर देंगे। और इस दशा में श्रीमती जो अपने राज्य के अपार बल और स्नेही और कर देने वाले राजाओं की वीरता और राजभक्ति और अपनी प्रजा के स्नेह और शुभ चिंतकता के कारण इस बात की भरपूर शक्ति है कि उसे परास्त करके दंड दें। मतलब इनमें इतनी शक्ति है कि जो इसे उद्दंडता करेगा कि इनके ऊपर यानी भारत के ऊपर हमला करेगा और इस राज्य को हथियाना चाहेगा तो ये भरपूर जवाब देना जानती हैं और पूरा पूर्वी देश सभी इनके विरोधी हो जाएंगे और सभी मिलकर इनका जो है विनाश करेंगे या परास्त करेंगे। आगे है कि इस अवसर पर उन पूरब के राजाओं की प्रतिनिधियों का वर्तमान होना जिन्होंने दूर दूर देशों से श्रीमती को इस शुभ समारंभ के लिए बधाई दी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मेल के अभिप्राय और आसपास के राजाओं के साथ उसके मित्र का स्पष्ट प्रमाण है। मैं चाहता हूं कि श्रीमती की हिंदुस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से श्रीयुत खान किलात और उन राजदूतों को जो इस अवसर पर श्रीमती के स्नेही राजाओं के प्रतिनिधि होकर दूर दूर से अंग्रेजी राज में आए हैं और अपने प्रतिष्ठित पाहुने श्रीयुत गवर्नर जनरल गोवा और बाहरी काउंसिलों का स्वागत करूं। हे हिंदुस्तान के रईस और प्रजा लोग, मैं आनंद के साथ आप लोगों को वह कृपा पूर्वक संदेशा जो श्रीमती महारानी और आप लोगों की राजराजेश्वरी ने आज आप लोगों को अपने राजसी और राजेश्वरी नाम से भेजा है सुनाता हूँ।
जो वाक्य श्रीमती के यहाँ से आज सवेरे तार के द्वारा मेरे पास पहुँचे हैं। कह रहे हैं कि जो ये सब तो बात रही, पर जो उन्होंने तार के द्वारा आज ही पहुंचाया है मेरे पास, वह अब मैं आपको सुनाता हूं। हम विक्टोरिया ईश्वर की कृपा से संयुक्त राज्य ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की महारानी, जो कि अब भारत की भी हो गई हैं, हिंदुस्तान की राजराजेश्वरी, क्या है, हिंदुस्तान की राजराजेश्वरी हैं, अपने वायसराय के द्वारा अपने सब राजकाज संबंधी और सेना संबंधी अधिकारियों, रईसों, सरदारों और प्रजा को जो इस समय दिल्ली में इकट्ठे हैं अपना राजसी और राजराजेश्वरी आशीर्वाद भेजते हैं और उस भारी कृपा और पूर्ण स्नेह का विश्वास कराते हैं जो हम अपने हिंदुस्तान के महाराज की प्रजा की ओर रखते हैं। हमको यह देखकर जी से प्रसन्नता हुई कि हमारे प्यारे पुत्र का इन लोगों ने कैसे कुछ आदर सत्कार किया और अपने कुल और सिंहासन की ओर उनकी राजभक्ति और स्नेह के इस प्रमाण से हमारे जी पर बहुत असर हुआ। हमें भरोसा है कि इस शुभ अवसर पर यह फल होगा कि हमारे और हमारी प्रजा के बीच स्नेह और दृढ़ होगा और सब छोटे बड़े को इस बात का निश्चय हो जाएगा कि हमारे राज में उन लोगों को स्वतंत्रता, धर्म और न्याय प्राप्त है। क्या क्या प्राप्त है? इन्होंने तार के द्वारा क्या क्या भिजवाया था कि स्वतंत्रता, धर्म और न्याय प्राप्त है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं प्राप्त था। और हमारे राज का अभिप्राय और इच्छा सदा यही है कि उनके सुख की वृद्धि, सौभाग्य की अधिकता और कल्याण की उन्नति होती रहे। आगे है कि मुझे विश्वास है कि आप लोग इन कृपामय वाक्यों की गुण ग्राहकता करेंगे। ईश्वर विक्टोरिया संयुक्त राज को महारानी और हिंदुस्तान की राजराजेश्वरी की रक्षा करें। इस प्रकार इस एड्रेस के समाप्त होते ही नेशनल एंथम का बाजा बजने लगा। इतना जब ये सब तार की बात हो गई, इसके पहले राजाज्ञा पत्र पढ़ लिया गया, तो इन सब के बाद क्या हुआ, नेशनल एंथम का बाजा बजने लगा और सेना ने 3 बार हुर्रे शब्द की आनंद ध्वनि की। दरबार के लोगों ने भी परम उत्साह से खड़े होकर हुर्रे शब्द और हथेलियों की आनंद ध्वनि करके अपने जी का उमंग प्रकट किया। महाराज सिंधिया निजाम की ओर से सर सालार जंग राजपूताना के महाराजों की तरफ से महाराज जयपुर, बेगम भूपाल, महाराज कश्मीर और दूसरे सरदारों ने खड़े होकर एक दूसरे को बधाई दी और अपनी राजभक्ति प्रकट की। इसके अनंतर श्रीयुक्त वायसराय ने आज्ञा की कि दरबार हो चुका और अपनी 4 घोड़ों की गाड़ी पर चढ़कर अपने खेमे पर रवाना हुई। तो इस प्रकार से दिल्ली दरबार दर्पण में पूरी कहानी को हमने पढ़ लिया। पूरा ये दरबार कैसे लगा, किस दिन क्या क्या घटना हुई, राजाज्ञा पत्र में क्या क्या चीज़ें शामिल रहीं, राजाज्ञा पत्र को किसने इंग्लिश में पढ़ा, किसने उर्दू में पढ़ा, इन सारी चीज़ों को हम इसमें अच्छे से देख चुके हैं। अगर आपको इससे संबंधित कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट के जरिए हमसे पूछ सकते हैं और आगे हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू।